नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। ऑर्केस्ट्रा गर्ल की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन भोजपुर के कोइलवर से आई ये तस्वीर उनसे बिल्कुल अलग है। यहां ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को पिंजरे में बंद कर दिया गया, उनको ताकि लोग उनको छू ना सके, उन तक पहुंच ना सकें और वो आराम से पिंजरे के अंदर से डांस का जलवा बिखेर सकें। मियांचक मोहल्ले में वार्ड संख्या 10 में भागलपुर से बारात पहुंची और उसी बारात में इन डांसर्स को मुजफ्फरपुर से प्रति नर्तकी 4,000 रुपए देकर लाया गया था। इस बारात में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। तो बारात में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से पिंजरे के अंदर डांस किया जा रहा है। तो यहां पर डांसर्स पिंजरे के अंदर इसलिए कैद कर दी गई हैं ताकि यहां पर मौजूद भीड़ उन तक ना पहुंच सके और आराम से वो पिंजरे के अंदर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। मामला आरा का है। आपको बता दें, भागलपुर से यहां बारात पहुंची थी और उस बारात में ये अनोखी तस्वीर देखने को मिली। लेकिन एक तस्वीर और आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आरा से हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वजह है कि यहां पर जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन को नजर नहीं आती हैं? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं वो कोइलवर थाने से ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है। कोइलवर इलाके की वार्ड नंबर 10 की तस्वीर है। जाहिर सी बात है, सबको नजर आ रहा होगा और ये तस्वीरें आम है भोजपुर इलाके में। खास कर कोइलवर इलाके से जो ये तस्वीर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और पिंजरे में डांस करके डांस का मजा ले रहे हैं लोग और अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तस्वीर जो है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल। क्या इस पूरे मामले के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी है? क्या किसी तरह का मामला दर्ज किया गया है? क्योंकि यहां पर ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा और लॉकडाउन की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही हैं। लॉकडाउन में एक नियम बना था कि जो भी शादी समारोह हो, शादी ब्याह हो, उसमें थाने की अनुमति लेनी होती है। तो थाने की अनुमति लोग लेते हैं और वहां से बांड भी किया जाता है कि 20 लोगों की ही शामिल होने का नियम है, 20 लोग ही शामिल होंगे। लेकिन बाराती जो है, बारात जब चलती है तो 100 से 150 लोग आते हैं। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें यहाँ आम है और इस बात की खबर, इस ऐसे बारातों की खबर, ऐसे शादी समारोह की खबर कहीं ना कहीं पुलिस को रहती है। फिलहाल इसकी खबर कोई पुलिस को नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आम हैं आरा के लिए। हमारे सहयोगी ने बताया कि लोग अनुमति लेते हैं शादी ब्याह की, लेकिन यहां पर भीड़ पहुंचती है उम्मीद से ज्यादा। जाहिर सी बात है, इससे कोरोना रुकेगा नहीं, फैलेगा। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। गंगा नदी में जाप कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। संवाददाता धर्मेंद्र ने इसका जायजा लिया। ये आंदोलन है अपने नेता को रिहाई के लिए, अपने नेता को जेल से बाहर लाने के लिए। जाप के कार्यकर्ता जब से उनके नेता जेल गए हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आज ये आंदोलन का अनोखा रूप है। आप देख सकते हैं पानी में खड़े हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं कार्यकर्ता और जल सत्याग्रह करके अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो जल सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। जल के बीच में खड़े हैं, गंगा नदी में खड़े हैं। पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को नेता की रिहाई नहीं होती, पप्पू यादव को अपने नेता को छुड़ाने के लिए वो लगातार
लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, आखिर इनका अनूठा प्रदर्शन क्यों अपने नेता को छुड़ाने के लिए। बिहार सरकार हाय हाय, आंदोलन का ये अनूठा रूप अपने नेता को छुड़ाने के लिए क्यों? हम लोग लगातार कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिन्होंने सेवा किया, जिन्होंने जिंदगी बांटी, उसके एवज में उनकी गिरफ्तारी हुई और एम्बुलेंस चोर को बचाने की साजिश हुई। आज बिहार ही नहीं पूरा देश का ये मुद्दा बन गया है कि पप्पू यादव जी की रिहाई। ये हमें कोशिश करेंगे अपने नेता को छुड़ाने के लिए। इनके नेता बिना किसी कारण के जेल में है, ये इनका कहना है, और इसके लिए ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने असहमति जताते हुए सवाल उठा दिया है। विजय चौधरी ने साफ कहा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में बिहार को नीचे दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, जबकि अलग अलग मापदंडों में बिहार का बेहतर प्रदर्शन रहा है। उस रिपोर्ट के माध्यम से जिस तरह का चित्र प्रस्तुत किया गया है, हम लोग या बिहार के लोग उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि बिहार को सबसे नीचे दिखा देना ये अलग बात है, लेकिन अलग अलग मापदंडों की अगर हम बात करेंगे तो उसी नीति आयोग के रिपोर्ट में ही है। पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बड़े फैसले के आसार हैं। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट की आज 4:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे तो कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है, लेकिन जिस फैसले पे सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल जो खत्म होने वाले हैं 15 जून को, उसके बाद चलने वाली परामर्श समिति के गठन से जुड़ी नियमावली पर मुहर लग सकती है। जी हाँ, जो 15 जून तक जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उसी को लेते हुए त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद जो चलने वाली परामर्श समिति के गठन से जुड़ी हुई नियमावली है, उस पर आज अंतिम मुहर लग सकती है बिहार कैबिनेट के बैठक में। यह और बैठक 4:30 बजे नीतीश कुमार के अगुवाई में होगी, क्योंकि लगातार कई राजनीतिक पार्टियां ये मांग कर रही थी कि जो वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, उन्हें तमाम शक्तियां दी जाए। लेकिन बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए जो नई नियमावली है वो जारी हो सकती है, ताकि जो विकास के कार्य हैं उस पर कोई बाधा न पड़े। तो जाहिर सी बात है 4:30 बजे कैबिनेट के बैठक में इस बात पर नजर टिकी रहेगी कि बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर क्या कुछ फैसला करने वाली है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा के बाद पटना के आम लोगों ने भी न्यूज़ 18 की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि न्यूज़ 18 ने पहले ही जानकारी दी थी कि बिहार में लॉकडाउन खत्म होगा और नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। हमारी न्यूज़ 18 का जो हम लोग की जानकारी मिल गई थी इसके पहले, और काफ़ी सहयोग मिला उनके द्वारा। हम लोगों को काफ़ी परेशानी आ गई थी, लोग परेशान थे। लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग गरीब को बहुत तकलीफ हो रहा था लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तो बहुत सा ऐसा घर है कि जो बहुत दिक्कत में चल रहा था, समस्या से जूझ रहे थे। हम लोग भी स्टूडेंट लोग तो खास के बहुत सा फेस किए हैं। रेंट हो गया या फिर रूम रेंट के लेकर के हुआ है या फिर भोजन के लेकर के हुआ आने जाने के लिए। इसे न्यूज़ 18 भी बहुत राहत है कि इससे पहले हमारे घोषणा किए हुए थे कि 72 घंटा 24 घंटा पहले बताए थे कि हमारा लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। वो अच्छा राहत मिली थैंक्स टू न्यूज़ 18। एंड हम लोग नाइट कर्फ्यू पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि बिहार अनलॉक होगा। आज जैसे ही ये खबर आई, हमारे खबर पर मुहर लग गई। जरूर दी जा सकती है। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू की बात समझ से परे है।
घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। बिहार सरकार ने आज फैसला लिया है, चौथे लॉकडाउन की समय सीमा आज पूरा हो रहा है। इसके बाद कल से अनलॉक हो जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। यानी अब बिहार अनलॉक की ओर बढ़ा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू बिहार जैसे राज्य के लिए समझ से परे है। बेतिया के जीएमसीएच और योगापट्टी पीएचसी में लापरवाही का सिलसिला जारी है। जीएमसीएच के मेन गेट पर ही पीपीई किट, ग्लव्स और दूसरे उपकरण फेंके हुए हैं। कोरोना काल में जहां संक्रमण को रोकने की अपील की जा रही है, वहीं बेतिया में स्वास्थ्य विभाग खुद ही संक्रमण फैलाने पर आमदा है। अस्पताल में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा? किट, ग्लव्स जो भी फेंका जा रहा है, या यहाँ के हॉस्पिटल कर्मचारी, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हैं, उनकी लापरवाही है। क्योंकि ये पीपी किट, एक तो हॉस्पिटल मुख्य द्वार जहाँ से पेशेंट एंट्री लेता है वहाँ भी पीपी किट फेंका हुआ है। जहाँ बाहर से जो गेट है वहाँ भी पीपी किट फेंका हुआ है। यहाँ तक कि सामने एक धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, उसके सामने भी पीपी किट फेंका हुआ है। जबकि इस पीपी किट को, ग्लव्स को, जो भी मतलब अभी इक्विपमेंट निकल रहा है मेडिकल का, वो टोटल इक्विपमेंट को नष्ट कर देना है। पीपी किट यत्र तत्र फेंका गया है, इससे संक्रमण का खतरा फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि संक्रमण से ही रोकना है। अगर गवर्नमेंट इस पे पहल करे, स्वास्थ्य विभाग, अगर स्वास्थ्य का श्रेय जाता है तो साफ सफाई पे ही जाता है। कोरोना काल और लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले बिहार के ब्लडमैन के नाम से शोहरत पा चुके मुकेश हिसारिया को डेटॉल ने सैल्यूट किया है। अगले 6 महीने तक डेटॉल अपने उत्पादन पर मुकेश हिसारिया की फोटो लगाएगा। मुकेश को लोग ब्लडमैन के नाम से जानते हैं। पटना के इस ब्लडमैन ने कोरोना काल में अपनी टीम की मदद से कई ऐसे लोगों के आंसू पोंछे जिनका कोई नहीं था या जिनके अपनों ने साथ छोड़ दिया था। ऐसे विकट समय में मुकेश ने कोरोना पीड़ितों की जहां सेवा की, वहीं कोरोना से मृत 125 लोगों का वैदिक रिवाज से दाह संस्कार भी करवाया। डेटॉल ने मुकेश को इसी काम के कारण आवर प्रोटेक्टर सम्मान से नवाजा है। मेरी मौसी जी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में था। उसी समय द बेटर इंडिया की रिसर्च टीम ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि डेटॉल ने आप लोगों के काम को सराहा है और हम लोग हैंड वॉश पे आपकी फ़ोटो लगाएंगे और साथ में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। ये लगाने की हमसे अनुमति मांग रहे थे और हमने उसी समय उनको अनुमति दिया था। घाटशिला के दादी परिवार के सदस्यों ने ट्रेन में सफर कर रहे एक बीमार यात्री को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जान बचा ली। चलती ट्रेन में मरीज श्यामलाल बासक की ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। बेटी रूपाली ने अपने परिचितों को इसकी सूचना दादी परिवार को दी, लेकिन घाटशिला में मुंबई मेल ट्रेन का ठहराव नहीं था। ऐसे में ठहराव को लेकर स्टेशन प्रबंधक से गुजारिश की गई, जिसके बाद रेलवे ने इमरजेंसी स्टॉपेज की मंजूरी दी। 2 मिनट ट्रेन रुकी और उसके बाद मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर बदला गया। मरीज को लेकर परिजन मुंबई से कोलकाता जा रहे थे। घाटशिला का दादी परिवार कोरोना संकट में जरूरतमंदों को राशन से लेकर ऑक्सीजन तक मदद पहुंचा रहा है। और अब बात ट्रेनी डीएसपी ममता की। पटना के परसा बाजार थाना में तैनात प्रशिक्षु डीएसपी प्रिया ज्योति ने ममता की मिसाल पेश की है। ड्यूटी के दौरान प्रिया ज्योति को 4 दिनों पहले सड़क किनारे एक नवजात फेंका हुआ मिला था। प्रिया ज्योति ने नवजात का इलाज कराया और उसके बाद बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था को सौंप दिया। हाँ, मैं उसको गोद में लेके गई थी। मैंने उसको दूध भी पिलाया था, बाहर का दूध, और उसके बाद मैं उसका केयर भी करती थी टाइम टू टाइम जाके। और बहुत मैं उससे लगाव भी मेरा काफ़ी हो गया था, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मदर के लिए जो फीलिंग है वो मेरे अंदर है। और पुलिस के लिए, कम्युनिटी के लिए एक सॉफ्ट हार्ट हमेशा होना चाहिए और मैंने वही बस दिखाया।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। सीसीएल की सबसे बड़ी और पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ कर्णपुरा एरिया की भूमिगत कोयला खदान चूरी में मेन राइडिंग व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। इस्तेमाल को लेकर ऑस्ट्रेलिया से 2 व्हीकल चूरी पहुंच चुके हैं। दोनों व्हीकल की कीमत 20 करोड़ है। जब मेन राइडिंग व्हीकल कोलकाता पोर्ट के रास्ते यहां पहुंचा तो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके इस्तेमाल के साथ ही चूरी माइंस इस व्हीकल को इस्तेमाल करने वाला झारखंड का पहला माइंस और देश में दूसरा माइंस हो जाएगा। अब तक सिर्फ कोल इंडिया की ईसीएल की झांझरा खदान में ही 3 मैन राइडिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक व्हीकल का वजन 6 टन होता है। व्हीकल में ऑपरेटर समेत एक बार में कुल 14 लोग बैठकर खदान के भीतर आना जाना कर सकेंगे। डीजीएमएस का अनुमति मिलते ही व्हीकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। से हम लोग पूरे चूरी परियोजना में कार्यरत जितने भी मजदूर, कर्मी, ऑफिसर सभी लोग उत्साहित है। इसलिए हम लोग के पास पूरा समय मिलेगा, अंदर जाने में थकेंगे नहीं और कार्य करने का क्षमता हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और हम लोग उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हम लोग हर समय वहाँ तत्पर भी रहेंगे अपने काम पर। स्टार्टिंग में 400 मीटर का 1/6 में 1/4 तक ग्रेडियंट है, जो कि यदि आप लौट के आएंगे तो काफ़ी चढ़ाई पहाड़ जैसी लगती है, तो आदमी थक जाता है इस ग्रेडियंट में आने जाने के लिए। डीजीएमएस का ये एक इंस्ट्रक्शन था कि यहाँ पर मैन राइडिंग सिस्टम लगाया जाए। आज के जमाने में इमरजेंसी हो और फौरन कहीं पहुंचना हो तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप दानापुर के दियारा में रहते हैं तो आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। सालों से हजारों की आबादी यहां विकास के लिए तरस रही है। सड़क नहीं है, पगडंडी पर सफर करने की मजबूरी है। जान जोखिम में डालने का शौक नहीं है, लेकिन खतरा मोलना पड़ता है। दर्दे दियारा की बेदर्द दास्तान पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया मंगल तक पहुंच चुकी है। चांद पर बसने की प्लानिंग हो रही है। मौसम चुनावी होता है तो ये सारी बातें यहाँ भी खूब होती है। दावा किया जाता है कि जीत मिलती है तो जिंदगी संवार दी जाएगी। इन्हीं दावों के बीच चुनावी वक्त गुजर जाता है और जिंदगी जस की तस रहती है। हारने वालों से जवाब मांगा नहीं जाता और जीतने वाले जवाब देने के लिए मिलते नहीं। राजधानी पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर दानापुर दियारा का दर्द यही है। हजारों की आबादी यहाँ बसती है और जनता विकास को तरसती है। आपको जानकर भले ही हैरानी होगी, लेकिन यकीन मानिए हकीकत यही है। दियारा के इलाके के रहने वाले लोगों की नियति बन चुकी है यह तस्वीर। पीपा पुल ठीक इसके बगल में है और पीपा पुल अब पूरी तरीके से टूट चुका है, 2 भाग में बट गया है। और उसके बाद जो लोग हैं सालों भर, जब तक अब पीपा पुल फिर से नहीं बन जाएगा, इसी तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई किलोमीटर की पैदल यात्रा इस चिलचिलाती और भीषण गर्मी में पूरी करते हैं और उसके बाद बोट पकड़कर उस पार जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, सालों से यही होते रहा है और हर साल ये लोग वोट देते हैं। इनके विधायक होते हैं, इनके जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी लोग ठगे जाते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से।
दानापुर दियारा के लोगों के लिए सरकार ने पीपा पुल बनाया है, लेकिन पीपा पुल तक पहुंचने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते हैं। तपती गर्मी में कई किलोमीटर की पैदल यात्रा बच्चों के साथ पगडंडी पर करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले पीपा पुल भी तेज आंधी और बारिश में टूट चुका है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे दोहरी मार झेल रहे हैं। शहर जाने के लिए लोग पैदल घाट तक पहुँचते हैं और फिर नाव की सवारी करते हैं। जान जोखिम में डालकर ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बहुत दिक्कत होता है, नाव पर चढ़ते जाना है आना है, बहुत दिक्कत चढ़ने में उतरने में। हाँ तो दे रहे हैं, बहुत देर में देवे तरते हैं। आश्वासन मिला होगा कि कभी व्यवस्था की जाएगी। वो हर बोलते हैं लोग, बच्चे नहीं तरते हैं। यही स्थिति होता है, हर साल होता है। दाम पैदल आना जाना लग जाता है। मैंने अभी आप लोग बोली होंगी मुखिया को, विधायक को, सबको बोलते हैं, कोई सुनाइए नहीं देता है। हम लोग तो बोलबे करते हैं, लेकिन सुनता है सब। चिराग तले अंधेरे की बात दानापुर के दियारा के लोग बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। उम्मीद ये है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो इनके दर्द को समझेगा और फिर दियारा की तकदीर बदल देगा। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इसका जवाब इनके पास फिलहाल तो नहीं। सवाल यही है कि हम बुनियाद की बात कर लें, विकास की बात कर लें, लेकिन हकीकत जो है वो धरातल पर कुछ और ही दिखती है। क्यों नहीं सोचते हैं लोग इस दियारा के इलाके के रहने वाले लोगों के बारे में? इनकी आखिरकार क्या गलती है? कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।